Hi guys, welcome to another video by Life Science Exam Notification channel. This video is about molecular biology. So with this video, I am starting a new course on my channel, that is molecular biology course, and in this course I will be dealing with the complete syllabus of CSIR NET, GATE, as well as various college exams like BSc and MSc level exams. So starting with this course, first I will deal with the structure of chromatin and the packing of DNA. So okay, let's start with this video. So DNA organization in the chromosome. सो बेसिकली हमें पता है कि हमारा जो डीएनए होता है वो क्या का फंक्शन करता है। डीएनए का फंक्शन होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, और ये कोड किसके थ्रू होता है? थ्रू इट्स न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस किस चीज़ की बनी हुई होती है? शुगर, बेस एंड फॉस्फेट की बनी हुई। सो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि ये डीएनए इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम कैसे स्टोर होता है सेल में, क्योंकि डीएनए मॉलिक्यूल बहुत लार्ज होता है। तो इतने लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल को हम एक छोटे से सेल में कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो डीएनए इज नोन टू स्टोर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन थ्रू इट्स न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस विच इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू जीन्स। और ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस जो है के थ्रू जो डीएनए कोड हुआ है, ये किसके फॉर्म में स्टोर होता है और ऑर्गेनाइज होता है? इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। Next, genomic organization varies in organisms. Genomic organization जो होता है वो different organisms में different होता है। प्रोकैरियोट का organization अलग है और यूकैरियोट्स का अलग है। Advantage of DNA organization is chromosome। क्या है एडवांटेज? कि इतने बड़े एक्सटेंसिवली लार्ज लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल को हम रिलेटिवली स्मॉल वॉल्यूम में सेल की हम उसको कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, पैक कर रहे हैं। एक बैक्टीरियोफेज लैम्डा, ये एग्जाम्पल दे रखा है कि इसका लेंथ कितनी होती है डीएनए की बैक्टीरियोफेज लैम्डा की? 17 mm। तो इसको साइज में फिट करना है। कितने साइज में? इसका हेड साइज होता है बैक्टीरियोफेज का। बैक्टीरियोफेज बेसिकली स्ट्रक्चर ये होता है बैक्टीरियोफेज का, ठीक है, हेड का स्ट्रक्चर, ये इसकी ये पूरा बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब ये हमारा हेड स्ट्रक्चर है, ये कितना है? 0.1 mm। तो इतने स्मॉल स्ट्रक्चर में हम 17 mm का जो डीएनए है वो कैसे स्टोर कर रहे हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो डीएनए ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोकैरियोट्स। सबसे पहले पढ़ते हैं प्रोकैरियोट्स का डीएनए ऑर्गेनाइजेशन, कि डीएनए ऑर्गेनाइज प्रोकैरियोट्स में कैसे हो रहा है। सो द क्रोमोसोम इन प्रोकैरियोटिक सिस्टम, जैसे कि वायरसेस या फिर बैक्टीरिया, वो सिंपल होता है और लेस कॉम्प्लिकेटेड होता है। प्रोकैरियोटिक जीनोम कंसिस्ट ऑफ सिंगल न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल, और इनमें से एक न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल होता है, मल्टीपल नहीं होता है, क्योंकि सिंगल सेल के भी बने हुए होते हैं। द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज रिलेटिवली लेस देन हायर ऑर्गेनिज्म, और उनकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी हायर ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में कम होती है। द क्रोमोसोम ऑफ वायरसेस कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल। वायरसेस के क्रोमोसोम किसके बना हुआ था? न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल का। और वो न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है। और डीएनए आरएनए में भी वो सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, ठीक है। मतलब हमारा किस किस तरह का होता है? डीएनए में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, एंड सेम फॉर आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। दिस इज फॉर वायरस। देन हम बात करें, द जीनोम इन बैक्टीरिया कैन बी सर्कुलर और लीनियर। बैक्टीरिया का जीनोम कैसा हो सकता है? वो एक लीनियर भी हो सकता है और सर्कुलर भी हो सकता है, मोस्टली सर्कुलर होता है। एग्जाम्पल पोलियोमा वायरसेस। पोलियोमा वायरस में कैसे डीएनए होता है? सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज प्रेजेंट इन पोलियोमा वायरस। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट 174 बैक्टीरियोफेज, तो इसमें क्या होता है? इसमें लीनियर डबल स्ट्रैंडेड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ठीक है। फिर आता है बैक्टीरियोफेज लैम्डा, इसमें लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है इन्फेक्शन कोज करने के से पहले। जब बैक्टीरियोफेज लैम्डा किसी इकोलाई सेल में या फिर किसी भी सेल में इन्फेक्शन कोज कर देगा, उसके बाद इसका जो डीएनए होता है वो सर्कुलराइज हो जाता है, ओके। सो दिस वाज about the examples and you have to learn these examples, and these examples are basically asked in GATE exam.
This year also they have asked one question from this. Okay. नेक्स्ट, बैक्टीरिया हैव सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. बैक्टीरिया के पास सर्कुलर या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है एंड फॉर्म अ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर रेफर्ड टू एज न्यूक्लियोइड. और ये एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसके हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं. ठीक है. इकोलाई, इकोलाई का लेंथ कितना होता है क्रोमोसोम का, या फिर हम बोले डीएनए का कितना होता है, 1.2 mm इन लेंथ. इकोलाई में द क्रोमोसोम इज फाउंड टू बी एसोसिएटेड विद सेवरल टाइप ऑफ डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन. क्योंकि डीएनए हमारा ऐसा तो फैला हुआ नहीं हो सकता पूरे सेल में, क्योंकि वो बहुत लॉन्ग है. वो एक रीजन में रहता है कहाँ, और वो क्या बोला जाता है जहाँ पे वो रहता है, उस डीएनए को न्यूक्लियोइड बोला जाता है. अब ये बात है कि हमारा यूकैरियोट जो होता है उसमें हमारा न्यूक्लियस में रहता है डीएनए, और प्रोकैरियोट्स में ऐसा क्यों नहीं है, न्यूक्लियस में क्यों नहीं है? क्योंकि प्रोकैरियोट्स में बेसिकली वेल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है, तो वहाँ पे डीएनए एक जगह पे होता है पड़ा हुआ हमारे सेल में, साइटोप्लाज्म में ही होता है, और उसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं. तो ये न्यूक्लियोइड फैलता क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो अनबाउंड रीजन में है. क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं. अब इन डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स के बारे में पढ़ते हैं. अब हमारे दो डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन आते हैं, H1 एंड HU. ये क्या होते हैं? इनके पास हाईली पॉजिटिव होते हैं. क्यों? क्योंकि इनके पास हाई कंटेंट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड होता है जो कि इंटरेक्ट करता है डीएनए के पास जो फॉस्फेट ग्रुप होता है. डीएनए का जो हमारा किस किस का बना हुआ था डीएनए, न्यूक्लियोटाइड, डी न्यूक्लियोटाइड बना हुआ था शुगर प्लस उसमें नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट. अब ये जो फॉस्फेट ग्रुप होता है ये इंटरेक्ट करता है इन पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड के साथ और बाइंडिंग होती है, क्योंकि वो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है. नेगेटिव एंड पॉजिटिव अट्रैक्ट्स एंड कॉजेस बाइंडिंग. H1 and HU are similar to histone. H1 and HU का similar function होता है as to histones but do not involve in compacted DNA in a similar way. लेकिन डीएनए को इस तरह से कॉम्पैक्ट नहीं करते हैं जिससे कि हिस्टोन करता है. हिस्टोन प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर बनाते हैं. हिस्टोन प्रोटीन यूकैरियोट्स में होता है और वो, बट H1 एंड HU बाइंडिंग में तो हेल्प करते हैं बट ये वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं. नेक्स्ट, डीएनए ऑर्गेनाइजेशन इन यूकैरियोट्स. सो हमारा अब आता है, हमने प्रोकैरियोट में पढ़ा कि वहाँ पे H1 एंड HU प्रोटीन है जो कि बाइंडिंग में हेल्प कर रहे हैं, बट हमारा यूकैरियोट्स में डीएनए कैसे ऑर्गेनाइज हो रहा है ये बढ़ता है. A multicellular eukaryotic genome is much larger than that of a prokaryotic cell. एक मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स का जो यूकैरियोट्स में जीनोम होता है वो बहुत बड़ा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल. क्यों? क्योंकि हमारे डिफरेंट सेल है, डिफरेंट सेल्स का डिफरेंट फंक्शन है अकॉर्डिंग टू देयर सिस्टम, अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्गन. सो डिफरेंट ऑर्गन में डिफरेंट जीन एक्सप्रेस होने तो वहाँ पे एक्सप्रेशन की वजह से वहाँ पे सेल स्पेशलाइजेशन हो जाता है मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स का. मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के सेल स्पेशलाइजेशन की वजह से बहुत सारे अलग अलग जीन किसी किसी सेल में होते हैं, मतलब स्पेसिफिक जीन स्पेसिफिक सेल में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमारी बहुत सारी जीनोमिक इंफॉर्मेशन हो जाती है. द डीएनए इज इलेबोरेटली ऑर्गेनाइज. डीएनए को बहुत इलेबोरेट मैनर में ऑर्गेनाइज किया जाता है. द डीएनए इज नॉट ओनली एसोसिएटेड विद प्रोटीन बट ये क्या बनाते हैं, ये सिर्फ प्रोटीन से अटैच होकर एक जगह बाइंड नहीं होते हैं, लेकिन ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, एक तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम क्रोमैटिन, जो कि ऑर्गेनाइज होता है और ज़्यादा हायर लेवल स्ट्रक्चर्स में और प्रोटीन डीएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के बाद. हमारे प्रोकैरियोट में सिर्फ डीएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, बट हमारे यूकैरियोट्स में क्या हो रहा है, क्रोमेटिन बन रहा है, इसके बाद भी एक वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बन रहा है. ठीक है. द क्रोमोसोम अंडरगो अनकॉइल फ्रॉम क्रोमेटिन एट इंटरफेस. हमारे इंटरफेस में जो होता है क्रोमोसोम अंडर अनकॉइल होता है और कंडेंस बैक होता है मेटाफेज क्रोमोसोम में. मतलब हमारा इंटरफेस था तो क्रोमोसोम अनकॉइल हो रहा था, अनकॉइल होने के बाद वो वहाँ पे रेप्लिकेट होता है और वो मेटाफेज में दोबारा से कंडेंस हो जाता है और कंडेंस होने के बाद दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है. अब आता है हमारा ये जो हमने टर्म पढ़ी क्रोमेटिन, ये होता क्या है. तो सबसे पहले हमारा इससे पहले एक न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर बनता है. न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर क्या होता है हम ये पढ़ते हैं. उससे पहले हमारा इस डीएनए को बाइंड करने वाले प्रोटीन्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि हमारे यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं.
ये दो तरह के प्रोटीन होते हैं, एक है तो हिस्टोन और एक होता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स होते हैं, जैसे कि लाइसिन और एंड अर्जिनाइन। फिर आता है हमारा नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं ये लेस पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास लेस अमाइनो एसिड्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, और इनका कोई भी स्ट्रक्चरल रोल नहीं है। मतलब ये जो क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर बन रहा है, ये न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर बन रहा है, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बन रहा है, उसमें हमारा ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स वर्क नहीं करते हैं। इनका फंक्शन कहाँ होता है? ये इनका फंक्शन रोल होता है, इनका स्ट्रक्चर रोल नहीं होता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स का। और ये फंक्शन करते हैं रेप्लिकेशन में, ट्रांसक्रिप्शन में और ट्रांसलेशन में। ठीक है। फिर आता है यूकैरियोटिक क्रोमोसोम हैज रिपीटेटिव यूनिट ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम के पास रिपीटेटिव यूनिट होती है एक स्ट्रक्चर की, उस स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। अब ये न्यूक्लियोसोम होता क्या है? न्यूक्लियोसोम बेसिकली, हमारा न्यूक्लियोसोम क्या होता है ये दिखाती हूँ मैं आपको। न्यूक्लियोसोम क्या होता है? हमारे 4 हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। कौन कौन से? H2A, H2B, H3 और H4। ये 4 प्रोटीन मिलके एक ऑक्टामर बनाते हैं, और वो ऑक्टामर को बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर, क्योंकि ये हिस्टोन प्रोटीन्स है। ठीक है। अब ये हिस्टोन प्रोटीन एक हिस्टोन ऑक्टामर बनाता है। कैसे अरेंज होते हैं ये? H2A और H2B वाले जो होते हैं ये बेसिकली यहाँ H2A, H2B, H2A, H2B, और बीच में होता है हमारे H3, H3, H4, H4, इस तरह से अरेंज होते हैं। और ये कैसे शेप में होते हैं? एलिप्सॉइड शेप में अरेंज होता है। कैसी शेप में? ऐसी शेप में। ठीक है। अब आता है हमारा वो डीएनए आता है। डीएनए रैप होता है इस हिस्टोन ऑक्टामर पे। ठीक है। 1.7 टाइम्स। ठीक, ये ऐसे रैप होता है। और ये हिस्टोन जो के ऊपर जो हमारा डीएनए रैप हुआ है, ये कंबाइन स्ट्रक्चर हिस्टोन और हमारा डीएनए जो रैप हुआ है उस हिस्टोन पे, वो एक स्ट्रक्चर बनाता है। और यही स्ट्रक्चर जो होता है हमारा न्यूक्लियोसोम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोसोम। और फिर ये बहुत सारे न्यूक्लियोसोम एक बीड, क्योंकि ये बीड की तरह दिखता है, और बीच में हमारा एक दो न्यूक्लियोसोम के बीच में एक ऐसे डीएनए पड़ा हुआ होता है जो इन दो न्यूक्लियोसोम को लिंक करता है, तो उसको हम लिंकर डीएनए बोलते हैं। क्योंकि ये न्यूक्लियोसोम इस वे में अरेंज हुए हैं लीनियर फैशन में, तो ये एक बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। मैं अभी दिखाऊंगी। और ये ऐसा दिखता है माइक्रोस्कोप में। कैसे? हमारा हिस्टोन ग्रीन से बनाया था ना, मैंने ग्रीन से बनाती हूँ। ये हमारा हिस्टोन है मान लो, और ये किस तरह से दिखता है माइक्रोस्कोप में कि डीएनए जो है हमारा ऐसे जा रहा है, तो ऐसा लगता है धागे पे बीड्स लगे हुए, तो इसीलिए इसको बोला जाता है बीड ऑन स्ट्रिंग मॉडल। और ये क्या बोला? इस स्ट्रक्चर को हम क्रोमेटिन बोलते हैं इन साइंटिफिक लैंग्वेज। ओके। क्रोमोसोम आर बेस्ट सीन इन मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल साइकिल। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जगह पूछा गया है कि क्रोमोसोम सबसे अच्छा कौन से स्टेज में दिखता है सेल साइकिल की, तो हमारा इसका आंसर है मेटाफेज स्टेज। ओके, ये मैं देती हूँ। ठीक है। नेक्स्ट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन यूकैरियोटिक जीनोम। जो मैंने अभी बताया आपको हिस्टोन पे रैप होता है डीएनए, वो ये हम थोड़ा और स्टैंडर्ड वे में पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? A 147 बेस पेयर लेंथ डीएनए विद 2 नैनोमीटर इन डायमीटर। एक क्या है? कितने बेस पेयर का डीएनए? 147 बेस पेयर का डीएनए जिसकी डायमीटर है 2 नैनोमीटर, वो रैप होता है ऑन अ हिस्टोन ऑक्टामर। और उसमें कितने मॉलिक्यूल होते हैं? इन सब के दो दो मॉलिक्यूल होते हैं, और वो एक ऑक्टामर बनाते हैं। क्योंकि ये 4 हैं और दो दो सबके, तो 8 हो गए। ऑक्टा मतलब 8, ऑक्टा वन बनाता है। और डीएनए किस मैनर में फॉर्म होता है, कॉइल होता है? लेफ्ट हैंडेड सुपर हेलिक्स की फॉर्म में।
तो ये एक न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर बनाता है। कंप्लीट्स 1.7 टर्न्स पर न्यूक्लियोसोम। हर एक न्यूक्लियोसोम में 1.7 टर्न्स का डीएनए होता है। एंड न्यूक्लियोसोम इलिप्सॉइड इन शेप, और जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाया था ना कुछ ऐसा, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं इलिप्सॉइड। तो डीएनए जो हमारा होता है न्यूक्लियोसोम वो इलिप्सॉइड शेप में होता है। फिर आता है हमारा सेकंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियोसोम जो हमारा बना वो फर्दर पैक होगा इनटू 30 नैनोमीटर डायमीटर, और वो 30 नैनोमीटर डायमीटर के भी दो स्ट्रक्चर बनते हैं, एक जिगजैग बनता है, एक सोलिनॉइड बनता है। ये या तो सोलिनॉइड बनेगा या जिगजैग बनेगा, बट सोलिनॉइड इज मोर कॉमन। सो न्यूक्लियोसोम पैक टू फॉर्म 30 नैनोमीटर सोलिनॉइड स्ट्रक्चर। अब न्यूक्लियोसोम जो था वो 30 नैनोमीटर का एक सोलिनॉइड स्ट्रक्चर बनाएगा। बहुत सारे न्यूक्लियोसोम जो होंगे वो कॉइल करेंगे, एक दूसरे के ऊपर स्टैक करते हैं और 6 फोल्ड कॉम्पैक्शन कराते हैं डीएनए का। इट इज दिस स्ट्रक्चर दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अनकॉइल्ड क्रोमेटिन फाइबर इन इंटरफेस ऑफ सेल साइकिल। और अनकॉइल्ड क्रोमेटिन फाइबर जो होता है हमारा, अनकॉइल्ड मतलब अभी क्रोमोसोम नहीं बना है, क्रोमोसोम बनने से पहले जो अनकॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है वो यही स्ट्रक्चर दिखता है, जो हमें किस में दिखता है, इंटरफेस में। हियर स्टोन H1 plays an important role in creating a second level of packing। और हिस्टोन प्रोटीन होता है एक और, जो इसको बोलते हैं H1, वो इस सेकेंड लेवल ऑफ पैकिंग को करने में हेल्प करता है। इंपॉर्टेंट रोल होता है उसका सेकेंड लेवल ऑफ पैकिंग में। किसका, H1 का। ये हमारा सोलिनॉइड स्ट्रक्चर है, इसमें ऑल्टरनेट डीएनए, ये हमारा आता है सोलिनॉइड स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, हमारा जो डीएनए है वन न्यूक्लियोसोम, फिर सेकंड न्यूक्लियोसोम उसके एडजेसेंट ही होगा, थर्ड एडजेसेंट, फोर्थ एडजेसेंट। बट हमारा जिगजैग मॉडल में क्या होता है कि हमारा न्यूक्लियोसोम एक इधर होगा तो सेकंड उसके अपोजिट होगा। तो यहाँ पे हमारा जो लिंकर डीएनए है वो बीच के कोर स्ट्रक्चर को क्रॉस करके जाता है इन जिगजैग मॉडल, बट इन सॉलिनॉइड मॉडल इट डज नॉट क्रॉस और कोर इज एम्प्टी। ओके, देन कम्स द थर्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ज़्यादा कॉम्पैक्शन हो रहा है इस न्यूक्लियोसोम के मॉडल का। न्यूक्लियोसोम का पहले क्या बना था, न्यूक्लियोसोम बना था, फिर सोलिनॉइड बना था। अब सोलिनॉइड का और ज़्यादा कॉम्पैक्शन हो रहा है और मेटाफेज पे पहुंच गया। मेटाफेज पे पहुंचने के बाद एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनता है। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये जो होता है ये हमारा सेंट्रोमियर होता है, और जो ये हमारे दो ये क्रोमेटिड होते हैं इनको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। न्यूक्लियोसोम का और स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम का और स्ट्रक्चर पढ़ें तो ये हमारा होता है टेलोमियर रीजन जो एंड्स पे होता है, ये हमारा होता है, ये जितना भी एंड रीजन होता है ये हमारा होता है एंड रीजन को हम बोलते हैं टेलोमियर रीजन। तो ये स्ट्रक्चर हमें कब मिलता है, ये हमें मिलता है मेटाफेज में। कब, मेटाफेज में। The 30 nanometer structure further coiled into series of loop domains which further condenses the chromatin fiber into a 30 nanometer diameter। ठीक है, क्या था हमारा, ये डीएनए था 2 नैनोमीटर डायमीटर का। ये हमारा हिस्टोन पे रैप हुआ, हिस्टोन पे रैप होने के बाद इसने 11 नैनोमीटर डायमीटर का एक स्ट्रक्चर बना लिया जिसका क्या नाम था, बीड ऑन स्ट्रिंग फॉर्म, और इसको क्रोमेटिन बोलते हैं। क्रोमेटिन को फर्दर कंडेंस किया गया और सोलिनॉइड स्ट्रक्चर बना जो कि था 30 नैनोमीटर का। फिर सोलिनॉइड के बाद लूप डोमेन्स बनी दो, एक 300 नैनोमीटर की, उसके बाद 700 नैनोमीटर की, और उसके बाद हमारा मेटाफेज, जो हमारा मेटाफेजिक क्रोमोसोम होता है वो ये होता है 1400 नैनोमीटर का। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट द पैकिंग ऑफ डीएनए। सो
नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ क्रोमेटिन। अब हमारा जो मैंने आपको बताया था टेलोमियर रीजन और जो हमारा सेंट्रोमियर रीजन होता है, सेंट्रोमियर के पास का जो रीजन होता है सिस्टर क्रोमेटिन का, वो और टेलोमियर रीजन जो होते हैं, इनमें डीएनए जो होता है बहुत हाईली पैक्ड होता है। और ये क्या बनाते हैं, जो हाईली पैक्ड डीएनए होता है उसको हेट्रोक्रोमेटिन बोला जाता है। और जो हमारे इन टेलोमियर का के बीच का और सेंट्रोमियर के बीच का जो रीजन होता है, उसमें जो क्रोमोसोम का डीएनए होता है वो थोड़ा लूजली बाउंड होता है एज कम्पेयर टू एंड्स एंड नियर द सेंट्रोमियर रीजन। तो वहाँ पे क्या होता है, डीएनए लूजली पैक्ड होता है। तो अब उसकी वजह से उसको यूक्रोमेटिन बोला जाता है। अब इन दोनों की डेफिनेशन पढ़ते हैं, देन डिफरेंस पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन इज डिफाइंड एज लूजली पैक्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन क्या है, ये लूजली पैक्ड फॉर्म है क्रोमेटिन। इट इज अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम का पार्ट है, विच इज रीच इन जीन कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ ऐसे जीन कॉन्सेंट्रेशन में रीच है। क्यों? क्योंकि यही वाला डीएनए जो है हमारा फर्दर ट्रांसक्रिप्शन एंड देन ट्रांसलेशन में जाता है। यूक्रोमेटिन इज हाईली एक्टिव ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। ओके, यूक्रोमेटिन कंसिस्ट ऑफ 90% ऑफ द एंटायर जीनोम। ये पूरे जीनोम का हमारा 90% बनाता है। और जो रेस्ट 10% है वो कौन बनाता है, हेट्रोक्रोमेटिन। It covers the maximum part of the dynamic genome to the inner of the nucleus. ये कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस के इनर साइड पे। The structure of chromatin is similar to nucleosome. न्यूक्लियोसोम के जैसा स्ट्रक्चर होता है अप्रोक्स। और 147 बेस पेयर का डीएनए होता है रैप्ड अराउंड हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, यहाँ पे मतलब न्यूक्लियोसोम के बाद ज्यादा कॉम्पैक्शन नहीं होता है इस रीजन में। और ट्रांसक्रिप्शन को होने देने के लिए सम पार्ट ऑफ द जीनोम जो उसके पास एक्टिव जीन्स होता है वो लूजली पैक्ड होता है। और इस लूजली पैक्ड जीन्स को ही हम यूक्रोमेटिन बोलते हैं। द डीएनए रैप्ड अराउंड देम इज सो लूज दैट इट कैन बिकम रेडिली अवेलेबल। और डीएनए इतने लूजली रैप्ड होता है यहाँ पे न्यूक्लियोसोम के अराउंड कि यहाँ पे क्या है, ये आराम से अवेलेबल हो जाता है फॉर ट्रांसक्रिप्शन। Euchromatin actively take parts in transcription from DNA to RNA. यूक्रोमेटिन का क्या काम है, यूक्रोमेटिन जो है वो एक्टिवली पार्ट लेता है इन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए टू आरएनए। और जिसकी वजह से वो क्या होता है, वहां से जो जीन रेगुलेटिंग मैकेनिज्म है वो क्या, एक प्रोसेस है जीन रेगुलेटिंग मैकेनिज्म, वो क्या करता है, यूक्रोमेटिन को हेट्रोक्रोमेटिन में ट्रांसफर कर देता है। क्यों? क्योंकि अगर उस डीएनए का हमें ट्रांसक्रिप्शन नहीं कराना है तो वो हेट्रोक्रोमेटिन में कन्वर्ट कर देगा। बट अगर हमारा ऐसा कोई रीजन है जो हेट्रोक्रोमेटिन में है और हमें उसका ट्रांसक्रिप्शन कराना है तो वो उसको यूक्रोमेटिन में भी कन्वर्ट करा सकता है। अब आते हैं हमारे एक हाउसकीपिंग जीन्स। हाउसकीपिंग जीन्स कौन से होते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव जीन्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑलवेज एक्टिव होते हैं और ये सिर्फ यूक्रोमेटिन रीजन में ही रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कम द हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन इज डिफाइंड एज द इनॉर्मसली स्टेन रीजन ऑफ द क्रोमोसोम। ये बहुत ज्यादा इनॉर्मस स्टेन होता है, मतलब डार्कली स्टेन होता है। यहाँ कुछ डीएनए स्ट्रेन्स के साथ अगर हम क्रोमोसोम को अगर हम स्टेन करके देखें तो हमें हेट्रोक्रोमेटिन ज्यादा स्टेन दिखेगा और यूक्रोमेटिन लेस स्टेन दिखेगा। और ये बहुत ज्यादा कंडेंस्ड होता है और ये दे आर firmly पैक्ड फॉर्म ऑफ डीएनए इन द न्यूक्लियस। और ये बहुत ज्यादा firmly पैक्ड होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ chromatin is so compact that these are very hard to get access to the protein which is engaged in gene expression. और हेट्रोक्रोमेटिन का भी स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है कि वो उन्हें जीन एक्सप्रेशन में इंगेज होने के लिए बहुत कम चांसेस मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ से ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है तो ट्रांसलेशन कैसे होगा। और इसकी वजह से वहाँ पे क्रोमोसोमल क्रॉसओवर भी हेट्रोक्रोमेटिन रीजन में बहुत कम होता है, डिफिकल्ट होता है। हेंस द हेट्रोक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एज वेल जेनेटिकली इनएक्टिव। इसी वजह से जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है और वो जेनेटिकली भी और ट्रांसक्रिप्शनली भी इनएक्टिव होता है। ये हम अब हमारे ये टेबल आई है, टेबल मेरी 2 पेजेस की है। इसमें मैंने जितना भी आपको ये पैराग्राफ पॉइंट फॉर्म में बताया है ये डिफरेंस फॉर्म में है, इसको आप रीड करेंगे। और if you want my PDFs then they will be available on my Telegram channel. You can download from there.
you can study from there. So you will be having notes also, so you don't need any handwritten notes after these lectures. I will provide the PDF in my Telegram channel, so do join my Telegram channel. And please do like, share and subscribe to my channel for further video updates as well as the latest video notifications. I will be continuing this course daily. I will be releasing one course daily except for Saturdays and Sundays. मतलब वीकडेज में मैं रोज वीडियोस को अपलोड करूंगी रिलेटेड टू दिस कोर्स until and unless we will complete the syllabus. Okay, so thank you so much and please do like, share and subscribe.